तो अब वो शुरू कर देते हैं कहानी। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसका उत्खनन किया। सिंध नदी के तट पर है, ठीक है। इसके दुर्ग से हमें ये चीजें मिली हैं, ठीक है। मतलब ऐसे वन बाई वन जब शुरू होता है तो इसके दुर्ग से हमें यहां से कपड़े का साक्ष्य मिला है, यहां से हाथी दांत का साक्ष्य मिला है, यहां से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर मिली है, ठीक है। मतलब ऐसे वन बाई वन वो यहां से सर्वाधिक मोहरों का प्रमाण मिला है, यहां से एक योगी की मुद्रा में मुहर मिला है। मतलब वो एक लिस्ट बना लेते हैं 30-40 ऐसे करके, मतलब कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, हड़प्पा से क्या क्या मिला, और पूरी ताकत के साथ उसके पीछे लग जाते हैं एकदम कि बस मोहनजोदड़ो याद कर लेना मुझे। आज हजारों चीजें मिली हैं, मतलब गिनती नहीं है उसकी, इतनी चीजें मिली हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर जब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं तो हम उसको कहीं यूज तो कर नहीं पाते हैं। हमने पढ़ लिया, हम उसको समझ भी नहीं पा रहे कि क्या पढ़ रहे हैं हम, और काला अक्षर को मतलब पूरी ताकत से याद किए जा रहे हैं हम। तो काला अक्षर किसी ने कहा है तो ठीक कहा है, जिसने भी कहा है वो ठीक कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं जितने अधिकतम चीजों को याद रखना है समझ के याद रखिए, क्योंकि आपको राइटिंग भी करनी है। एक ही घटना है जो पीटी और मेंस दोनों में काम आ रहा है। तो जब हम स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं चीजों को ना हम, तो फिर वो आसानी से अच्छा सोसाइटी समझ रहे थे। सोसाइटी के 5-7 एग्जाम्पल मान लो आगे, मोहनजोदड़ो के या किसी के भी आगे एग्जाम्पल। तो मॉडर्न इंडिया में भी आपने देखा होगा, मैंने हमेशा तथ्यों को कहा कि कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप पढ़िए। यहां पर भी वही सुझाव हमेशा है कि आप संदर्भ में पढ़िए, क्योंकि फिर भी चीजें बच जाती हैं जहां काला अक्षर की तरह व्यवहार करना पड़ता है। ये एक सच्चाई है यूपीएससी की, उसके बाद भी चीजें इतनी बच जाएंगी जहां आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जिस भी स्टूडेंट ने यदि शुरुआत करी होगी खुद से पढ़ने की, ऑब्जेक्टिव वगैरह या कोई और एग्जाम देके आया होगा, इसी रास्ते पे पढ़ के गया होगा वो। ये सबसे लोकप्रिय तरीका है। किताबों में भी जो जीके वगैरह की किताब होती है उसमें भी ऐसे ही रहता है कि हाँ भाई पढ़ लो हड़प्पा, तो उसके बारे में 15-20 इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है। और मोहनजोदड़ो, लोथल ऐसे करके इंफॉर्मेशन होता है ना। तो घटनाओं का ही विश्लेषण करते हैं ना इतिहासकार। तो कोई भी घटना है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कोई ना कोई तो उसका संदर्भ होगा ही। यदि उसी संदर्भ में घटनाओं को पढ़े तो तथ्य भी याद हो जाते हैं हमें। बहुत सिंपल है ना। स्थापत्य कला, मूर्ति कला के बाद चित्रकला के एड से कोई साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं मिलते हैं यहां से, लेकिन बर्तनों पे चित्रों का प्रमाण मिलता है। आपको मैंने बताया था पहले क्लास में, आपको याद होगा कि चित्रकला जब भी हम पढ़ते हैं तो एक भित्ति चित्र होता है, दीवारों पे चित्र, और एक लघु चित्र होता है। जैसे बर्तनों पे चित्र है, कपड़ों पे चित्र है, कागजों पे, ताड़पत्रों पे, अभी तो कागज नहीं है, ठीक है। इन सब पे जो चित्र बनते हैं उसे हम मिनिएचर या लघु चित्र कहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में चित्रकला एक अजंता और कुछ हद तक एलोरा को छोड़ दें हम तो बहुत समृद्ध नहीं रही है चित्रकला की परंपरा। स्थापत्य कला काफी ठीक ठीक है, रिच है। मूर्ति कला भी काफी समृद्ध है प्राचीन भारत में। चित्रकला बहुत समृद्ध नहीं है। मध्यकाल में जब हम आएंगे पढ़ेंगे तो चित्रकला में मुगल चित्रकला समृद्ध रहा है, राजस्थान की चित्रकला काफी मतलब रिच रही है, ठीक है। जब हम मध्यकाल की बात करेंगे टू सम एक्सटेंट पहाड़ी चित्रकला की भी बात करेंगे। उसी समय 18वीं-19वीं सदी में पहाड़ी क्षेत्रों में भी, ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे आपसे हम, तो वो रिच रहा है। तो हड़प्पाई चित्रों के कुछ साक्ष्य जो हमें बर्तन से मिलते हैं, तो ज्यादा हो या कम हो जो है हमें उसकी जानकारी रखनी है, ठीक है। और जितनी जानकारी हमें मिल रही है, कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो हमें लेते चलना है उस स्ट्रक्चर में। आप लिखें सर हड़प्पाई चित्रकला के बारे में। लेकिन हड़प्पा कालीन चित्रों के साक्ष्य, हड़प्पा कालीन चित्रों के साक्ष्य हड़प्पा कालीन चित्रों के साक्ष्य मुख्यतः बर्तनों से प्राप्त होते हैं।
मुख्यतः बर्तनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिखें बर्तनों से या इनसे वनस्पति, बर्तनों से वनस्पति, मानव एवं पशु पक्षी इत्यादि के चित्र मिलते हैं। पशु पक्षी इत्यादि के चित्र मिलते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख उदाहरण लिख लें आप यहां पे, प्रमुख एग्जाम्पल लिखें। जैसे हड़प्पा से प्राप्त एक मछुआरे का चित्र, हड़प्पा से प्राप्त एक मछुआरे का चित्र। मतलब एक मछुआरा व्यक्ति है और वो जाल है, ठीक है ना, अपने साथ वो मछली लिए हुए जा रहा है, उसका एक चित्र है। बहुत कॉमा लेके लिखें आप। लोथल से प्राप्त एक चालाक लोमड़ी का चित्र, लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं इसके बारे में। लोथल से प्राप्त एक क्लेवर चालाक लोमड़ी का चित्र। अब कई बार ऐसे ऐसे सवाल आते हैं किसी बैच में, सर ये कैसे पता चला कि लोमड़ी चालाक ही थी? पंचतंत्र में एक कहानी है कौवा और लोमड़ी की, है ना। कौवा पेड़ पे बैठा हुआ है, रोटी या किसी चीज का टुकड़ा उसके मुंह में है, और लोमड़ी नीचे है और कह रही है कौवा को कि भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो। तारीफ तो किसी को पसंद है, चाहे कौवा क्यों ना हो। बहुत अच्छा गाते हो, है ना। और उसके बाद कौवा ने गाना शुरू किया और लोमड़ी जो है, तो वही चित्र बना हुआ है। तो ऐसे पता चला, इससे पहले कि आप में से कोई पूछे, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? ये बहुत फेमस चित्रों में एक है, चालाक लोमड़ी का चित्र। कई जगह इसको कोट किया जाता है। ठीक है, लिखिए वनस्पतियों में पीपल, नीम इत्यादि के चित्र। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अधिकांशतः चित्रों का संबंध प्रकृति एवं आम जनजीवन से है। अधिकांशतः चित्रों का संबंध प्रकृति एवं आम जनजीवन से है। तथा लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया है। काले रंग का प्रयोग किया गया है। आगे लिखें। बर्तन पर चित्र निर्माण की परंपरा, बर्तन पर चित्र निर्माण की परंपरा परवर्ती कालों में, तथा आज भी देख सकते हैं। परवर्ती कालों में तथा आज भी देख सकते हैं। ठीक है, परवर्ती कालों में तथा आज भी देख सकते हैं। मतलब बर्तनों पे, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह पे जो पेंटिंग होती है, वो आज भी खूब लोकप्रिय है, लोग यूज भी करते हैं उसे। अपने सजावट वगैरह में लोग बड़े पैमाने पे यूज करते हैं। कहीं पे भी आप उसको देखोगे तो ये एक हजारों साल की परंपरा है ना। लगभग समाजों में सभी समाज में आपको दिख जाएंगे। इसको माना जाता है थोड़ा उपयोगितावादी या व्यवसायिक दृष्टिकोण। बट जैसे जो भी कुम्हार भी है मान लो आज, या जो छोटे लेवल का कलाकार है जो उस पर चित्र बना रहे हैं,
तो वो आम समाज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जिस तरह का डिमांड हो उस तरह के चित्र बनाते हैं जो उन्हें लगता है, मतलब ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है भाई आम जनजीवन प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बर्तन ही मेन है जहां से हमें चित्र के साक्ष्य मिलते हैं। एक लास्ट हड़प्पा पे और रह गया हमारा, हड़प्पा का पतन। शीर्षक दीजिए आप जरा, हड़प्पा का पतन। अब हड़प्पा के पतन को लेकर के हमने क्लास के स्टार्ट में ही आपको कहा था कि हड़प्पा के पतन को लेकर के हमने क्लास के स्टार्ट में ही कहा था आपको कि जो चीजें हमें जानकारी मिली हैं वो है तो पतनग्रस्त अवस्था में। जैसे वहां ना तो लोग रह रहे हैं ना बसावट है, मतलब ये जो मकान इमारतें सब क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उसको देख करके ये अनुमान लगाया गया है कि भाई इस तरह का जीवन चूंकि काफी ऑर्गेनाइज है, किलोमीटर्स में बहुत अच्छी संरचनाएं बनी हुई हैं, तो किलोमीटर में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज संरचना हो, लोग न रह रहे हो, तो ये एक चौंकाने वाली बात हो जाती है अपने आप में भी, है ना। तो कैसे पतन हुआ इसको लेकर के भी बहुत तरह तरह के मत है। जैसे जैसे दौर होता है वैसे वैसे अनुसंधान होते रहते हैं इसमें। पतन का भी अपना एक इतिहास लेखन है ना, कि कैसे इवॉल्व किया पतन की थ्योरी। हमें बस इतना जानना है, मेंस का इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव के मकसद से, कि दो तरह के दृष्टिकोण हैं इसमें। एक दृष्टिकोण कहता है कि अचानक पतन हुआ, अचानक या आकस्मिक पतन हुआ, ठीक है। जैसे रीजन दिया जाता है, बाढ़ के कारण पतन हुआ, भूकंप के कारण पतन हुआ, नदी मार्ग में परिवर्तन, लिखते चलिएगा, नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण पतन हुआ, आग लगने के कारण, आर्यों के आक्रमण के कारण इत्यादि। आर्यों के आक्रमण के कारण इत्यादि। ठीक है, आर्यों के आक्रमण के कारण इत्यादि। एक तरफ लिख लीजिएगा आकस्मिक या अचानक पतन। सबके ना कोई हिस्टोरियन है या आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने मत दिया है, वो भी आपके काम का नहीं है, ठीक है। जैसे डीपी अग्रवाल एवं सूद ने कुछ कहा, ठीक है। आर एस शर्मा जी का अपना कोई व्यक्तिगत मत हो सकता है इसके ऊपर, है ना। ऐसे और भी अमलानंद घोष का अपना कुछ मत हो सकता है। बहुत जो इसमें हिस्टोरियन काम करते हैं जिन्होंने मौलिक तौर पे काम किया है। एक बहुत जेन्युइन रीजन माना जाता है कि भाई नदी के किनारे हो तो बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहेगी, ठीक है, एक रीजन माना जाता है। ये भी एक रीजन माना जाता है कि समय के साथ साथ प्राकृतिक कारणों से नदी मार्गों में भी परिवर्तन। बट इसका काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि ठीक है बाढ़ की संभावना है तो इतने सारे शहर हैं, क्या सब में एक ही साथ बाढ़ आ गया? ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि एक ही साथ बाढ़ आया हो। और लगभग जो अनुसंधान होते हैं, जो काल निर्धारण होता है, ठीक है, जिसमें एक जो कार्विन 14 के बारे में आपने सुना होगा, C14 मेथड करके है, एक वैज्ञानिक तरीका है काल निर्धारण का, ठीक है। बहुत एक्यूरेट तो नहीं होता है वो भी, बट लमसम एक ठीक अनुमान लग जाता है उससे। तो ऐसा नहीं कि सब जगह पतन सब जगह एक ही समय लगभग हो रहा है। 100 वर्षों के अंतराल में लगभग सभी शहरों का नदी मार्गों में परिवर्तन भी तो धीरे धीरे होता है, बहुत ऐसा नहीं कि, और कभी अचानक से भी होता है तो कुछ ही नदियों में होगा, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। तो दूसरे रीजन को भी काउंटर आर्गुमेंट होते हैं। आग भी ऐसा नहीं क्योंकि एक ही साथ सारे शहर में लग जाएंगे, लग सकते हैं, लगने के प्रमाण मिलते भी हैं। आर्यों के आक्रमण के बारे में थोड़ा मैं बताऊं, इसको लेकर के एक अच्छा खासा विवाद है भारतीय इतिहास में, और आजकल तो ये विवाद थोड़ा और चर्चा में है बहुत ज्यादा, है ना।
कि ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया से, खास करके जो कॉकेकस पर्वत के नीचे वाला इलाका है, एशिया इलाका है, वहां रहने वाले खानाबदोश समूह का दुनिया के अलग अलग हिस्से में माइग्रेशन हुआ, इवन यूरोप में, ईरान में, भारत में। और उनको लेकर के आर्य शब्द, कि भाई वो आर्य थे और उन्होंने यहाँ आक्रमण किया, घुड़सवार अच्छे थे, ठीक है, लड़ने में लड़ाके बहुत अच्छे थे, है ना, और उनके आक्रमण के कारण ऐसा पतन हुआ होगा। एक मॉर्टिमर व्हीलर करके विद्वान है, उन्होंने सबसे पहले इस बात को रखा था और भी लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, मतलब, ठीक है। तो आर्यों के आक्रमण के कारण, लेकिन अब जितने भी शोध हैं उससे ये तो क्लियर पता चल जाते हैं कि हड़प्पा का पतन 1900 बीसी के आसपास हुआ है और आर्यों का आगमन जो होता है भारत में वो 1500 बीसी के आसपास होता है। एक लंबा अंतराल है। फिर हड़प्पा से ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जैसे क्या होता है, मान लो ये पूरा का पूरा मलबा हो गया, जैसे यहाँ रहना छोड़ दें, सालों साल तक टूट फूट हो जाएगी, मिट्टी वगैरह सब इस पे एक टीले का रूप ले लेगा, ये माउंट का रूप ले लेगा। जब उत्खनन शुरू होता है तो सबसे ऊपर का जो स्तर होता है कहीं पे भी, मतलब जैसे मान लो कोई टीला है तो ये माना जाता है कि वो सबसे बाद का रहा होगा, उससे नीचे का स्तर, उससे नीचे का स्तर, ऐसा आर्कियोलॉजी में परंपरा है इसको, ठीक है। तो हड़प्पा के ऊपर के या किसी भी स्थल से ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं ना, जैसे कोई भगदड़ मची हो, कत्लेआम हुआ हो, जैसे हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, तो हड्डियों पे कम से कम हथियार वगैरह के साक्ष्य तो मिलेंगे, कट के निशान वगैरह ऐसे मिलते नहीं, बहुत कम मिलते हैं। और भी आधारों पे इसको बहुत उतना महत्व नहीं दिया जाता है। ये माना जाता है कि हो सकता है इनमें से कुछ कारणों ने, सभी कारणों ने अलग अलग समय में हड़प्पा सभ्यता को नुकसान पहुंचाया। एक जो दूसरा कारण माना जाता है अब, क्रमिक पतन, ग्रेजुअल डिक्लाइन, और ये माना जाता है पर्यावरण असंतुलन। ये माना जाता है पर्यावरण असंतुलन, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा, ये अधिक मान्य मत है, ठीक है। पर्यावरण असंतुलन के बारे में लिख लेंगे आप, ये अधिक मान्य मत है, स्वीकार्य मत है। ज्यादातर विद्वान इस मत को तो मान ही रहे हैं कम से कम, कि वहां पे संसाधनों का, वन संसाधनों का बड़े पैमाने पे दोहन हुआ और दोहन होता रहा धीरे धीरे, वो असंतुलन, परिवर्तन, जिससे कभी बाढ़, कभी सूखा, ठीक है, इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा लोगों को। और मजबूरन जो शहरों में सरवाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए होंगी वो सब धीरे धीरे नष्ट। तो 100-50 वर्षों के अंतराल पे जो लोग शहरों में रहते थे, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में फिर वो, ये हो सकता है। थोड़े समय के लिए कोरोना का जो खौफ था, उसमें एक बात सामने आने लगी थी कि शहर में रहना अब नहीं चाहिए। जो लोग लगातार शहर में रह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, हम अपने जैसे लोगों की, ठीक है। मतलब विशुद्ध तो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले ही हैं हम लोग, बट अब रह गए पीछे, दिल्ली में तो रह गए वाली बात है, ठीक। बट एक बार मन में आने लगा था बहुत लोगों को, और जो कॉर्पोरेट वगैरह में यहाँ काम करते हैं, कुछ हमारे भी जानने वाले थे 2-3, और वो बता रहे थे कि भाई बड़ी संख्या में, चूंकि ऑनलाइन काम था, बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की तरफ परमानेंट कहीं ना कहीं, मतलब साल 2 साल के लिए, कोई जो अफोर्ड कर सकते थे, मतलब जहाँ मतलब ऑनलाइन सारी फैसिलिटी हो जाए वहां पे, ठीक है, वो लोग शिफ्ट कर गए। मतलब क्योंकि कोविड का नेचर तो पता, आज भी ठीक से नहीं चल पाया, वैक्सीन वगैरह बन जाना एक बात है, बट कोविड कैसा बिहेव करेगा होने के बाद, अभी भी चूंकि उसके आफ्टर इफेक्ट तो आ ही रहे हैं ना। मतलब अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे थे कि मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, कुछ दिन पहले कह रहे थे, जब डॉक्टर को दिखा तो डॉक्टर बता रही है सब पोस्ट कोविड सिम्टम है, कोविड के बाद का लक्षण है। तो ये हो सकता है कि संसाधनों की कमी वगैरह के कारण, या कोई चुनौतियां वगैरह से बढ़ती चली गई हो, ठीक है, उनके कारण आसपास के क्षेत्रों में लोग, बट हो सकता है, ऐसा होता है, इसलिए इसको अधिक स्वीकार्य मत के रूप में
लिया जा रहा है। ठीक है, यहीं पर नोट करके लिख लें। शहरों के पतन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीण संस्कृतियों के अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। ग्रामीण संस्कृतियों के अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लिखें, इसी संदर्भ में संस्कृति की निरंतरता पर बल भी दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में संस्कृति की निरंतरता पर बल भी दिया जा रहा है। संस्कृति की निरंतरता पर बल दिया जा रहा है। कहने का मतलब है जो शहरी विशेषताएं थी वो गायब हो गई, बट आसपास ग्रामीण संस्कृति जो है, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सभी स्थलों के आसपास ग्रामीण संस्कृतियों के अस्तित्व के साक्ष्य वैज्ञानिक तौर पे। ठीक है, तो इस पे बल दिया जाता है। ऐसे बताने का मकसद क्या, एक तो सामान्य एक जानकारी भी हो गई हमारे पास, क्योंकि हड़प्पा बहुत महत्व रखता है नॉर्मली भी, हम दुनिया में इसे हम हर जगह मतलब बताते भी हैं, मतलब पूरी दुनिया वालों को हम, ठीक है कि भाई हम बहुत पुरानी सभ्यता संस्कृति वाले देश हैं। दूसरा एक जानकारी के लिए भी कि पतन का क्या सेंस था। ऑब्जेक्टिव वगैरह में ना ऑप्शन, जैसे हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो कोई हो सकता है एक आधा ऑप्शन इससे पूछ ले। ठीक है, वो सेंटेंस फ्रेम करने वाली बात होती है, एग्जामिनर कैसे फ्रेम कर रहा है, तो इस तरह से। अदरवाइज अलग से कोई बात मेंस में तो आने की कोई संभावना है नहीं इसकी। ठीक है, आ भी गया तो इतना ही ध्यान रखिएगा, और आर्य शर्मा वाली किताब, इससे ज्यादा कुछ मत करिएगा। सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो पॉइंट्स होने चाहिए। अब चूंकि हड़प्पा पे भी चर्चा हो गई, हम लोगों ने पाषाण काल पे भी बात कर लिया, दो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे, है ना। कुछ प्रश्नों को जरा एक बार लेते हैं, हड़प्पा से काफी सारे प्रश्न समझ में आएंगे। ये बात तो सभी को समझ में आ रहा है ना कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पूरा तात्विक साक्ष्यों के आधार पर पढ़ रहे हैं, उत्खनन में जो चीजें प्राप्त हुई उसके आधार पर पढ़ रहे हैं। क्लियर ना? हाँ बताइए। हो सकता है, मैं रिपीट करता हूं। जैसे मान लो दो व्यक्तियों को दफनाया गया, तो ये भी तो हो सकता है कि मालिक के साथ दासों को दफनाया गया हो। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन है कि क्या दास प्रथा प्रचलित थी? ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। जैसे महिला पुरुष हो तो क्या सती प्रथा प्रचलित थी? ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो वो संभावना है, मेंस राइटिंग में लोग उसको यूज कर सकते हैं कभी। ठीक है, हाँ अब आप लिखे जरा क्वेश्चन के बारे में कुछ। पहला लिखें आप कि हड़प्पाई संस्कृति को संक्षेप में बताएं। मैं जरा एक बार लेवल 1 समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। हड़प्पाई संस्कृति को संक्षेप में बताएं। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि हड़प्पाई संस्कृति के अंदर, मुझे आप में से कोई बताएगा क्या क्या लिखोगे आप इसके अंदर? कोई एक स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप बताइए। कृषि, पशुपालन, व्यापार, मुद्रा। आप बताइए। हाँ एक वो बता देंगे, गुड। और इधर से कोई? हाँ
ठीक है, मतलब पूरी हड़प्पा के बारे में बात करेंगे, मतलब हड़प्पा का परिचय देने के बाद। ठीक है, हमने पहले दिन क्या बताया था, संस्कृति, जब हम राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, 4 भागों में बांटा था हमने। संस्कृति के अंदर हमने क्या क्या बताया था आपको, श्रुति? हाँ, श्रुति से भी एक बार पूछ लेता हूं मैं, ठीक है, बोलो। धर्म, धर्म, चित्रकला, हाँ, कला के बारे में, मतलब हाँ, हमने ये कहा था कि जब संस्कृति पूछे तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या रखोगे आप, कला। राइटिंग में ना एक ऑर्डर का खेल होता है, बनाना है इकोनॉमी, सोसाइटी वगैरह भी, इसलिए हमने लिया कि पहले लेवल 1 आपको समझा दें दोबारा से एक बार, ताकि आप फ्री हो जाएं आप भी कि हाँ, जब आपसे पूछे संस्कृति तो पहले रख दीजिए आप उसमें कला के बारे में, एक ऑर्डर ठीक हो जाएगा उसका, है ना। फिर आप कला में सभी पक्ष ले लीजिएगा आप, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, ठीक है, तीनों पक्षों को आप जितना बता सकते हैं, क्योंकि सबको बताओगे तो 250 वर्ड 150 वर्ड तो वैसे निकल जाएंगे। तो यही सोचना होता है कि हम क्या बताएं, एक ही पैराग्राफ, 4 ही लाइन बताएं जिसमें हम स्थापत्य कला के बारे में महत्वपूर्ण बातों को बता ले जाएं। हर स्टूडेंट्स को डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। कला के तीनों पक्षों को बताने के बाद आप धर्म, समाज, ठीक है, धर्म और समाज की महत्वपूर्ण बातों को बता ले जाइए आप। धर्म समाज से भी शुरू कर सकते हैं, कला को बता सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके बाद आप आर्थिक या और कोई पक्ष आपको लगता हो आर्थिक के अलावा भी कि हाँ, जहां हम कुछ बिंदुओं को बता सकते हैं तो वो बताना है। ध्यान रहेगा सभी को, ऑर्डर में रखिएगा इसी को आप, कला, क्योंकि यहां भाषा साहित्य है नहीं, वरना उसको अलग से हम भाषा साहित्य की भी थोड़ी बात कर लेते हैं जब संस्कृति की बात करते तो हम, पर जब सोसाइटी की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें लिपि, शिक्षा वगैरह की बात तो आ ही रही है उसमें, जो हमने बताया आपको, ठीक है। अब बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, आपको कह दीजिए 150 शब्दों में लिखे तो कैसे लिख पाएंगे आप, 250 में तो थोड़ा चलो इसको बढ़ जाएगा आपके पास। तो यही सोचना होता है कि कौन सी बात बताएं जिससे लगे कि हाँ, इसकी एक महत्वपूर्ण बात बता दी मैंने। दूसरा क्वेश्चन लिखें आप, हड़प्पाई कला हड़प्पाई कला के बारे में संक्षेप में बताएं। आप एक तरह से समझ लो कि जैसे हमने बताया था मॉडर्न इंडिया में लेवल 1 आपका दुरुस्त होने का मतलब क्या होता है, पूरा कंटेंट आपकी पकड़ में है, जिसकी पकड़ में कंटेंट है वो किसी भी तरह के प्रश्नों में अटेम्प्ट लेगा। जब कंटेंट ही नहीं, हथियार ही नहीं हो तो चलाएंगे क्या फिर हम, ठीक है। तो लेवल 1 का मतलब है हथियार, थोड़ा और क्लैरिटी भी। कला में 3 बातों पर तो बात कर ही रहे हैं हम लोग, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, बट केवल 3 पे नहीं बात करनी है कभी भी, इसके अलावा कम से कम 2-3 और बात करनी है आपको। मतलब एक ही पैराग्राफ में कोशिश करना कि थोड़ा शिल्प, जैसे इकोनॉमी में शिल्प के बारे में हमने बताया आपको, वो भी कला का हिस्सा माना जाता है। ध्यान रहेगा सभी को ना, कला में आप क्या क्या लोगे, अब एक माइंड मेकअप कर लेना राइटिंग के दौरान। स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला जो है वो तो बताएंगे हम, कोई कम हो कोई ज्यादा हो, है ना। इसके अलावा शिल्प, संगीत, नृत्य, ठीक है, संगीत, नृत्य, है ना, ये सब भी हम कला में हम। अब जैसे हड़प्पा में नृत्य का प्रचलन था, कांसे की नर्तकी से पता चलता है, एक रेफरेंस हो गया। ढोलक, वीणा इत्यादि के साक्ष्य मिलते हैं, निश्चित रूप से वाद्य यंत्र का भी प्रचलन रहा होगा। बड़ी संख्या में हमें शिल्पों के प्रमाण, ठीक है, चाहे वो इमारतों का निर्माण हो या कपड़ों का हो या हाथी दांत हो या मन के मोहरे, है ना, मतलब, ठीक है, उसका एक व्यावसायिक महत्व होता है शिल्पों का अपना, ठीक है। कला जब हम वर्ड यूज करते हैं आर्ट, तो इसका जो सिंपल सेंस होता है वो होता है क्रिएशन, सृजन। पहले बेसिक बात एक बार फिर बैठा लें दिमाग में, कला का मतलब क्या होता है, सृजन।
क्रिएटिविटी की बात करते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई बहुत सारे नेता हैं, उनको मतलब भाषण देने की कला आती है उन्हें। यस क्या नाम है तुम्हारा? पंकज ने बोला यस, एकदम अंदर से बोला। ठीक है, बहुतों को भाषण देने की कला आती है ना। ठीक है, अब कहीं भी देखोगे वर्ड यूज होता है तो क्रिएटिविटी के सेंस में होता है वो कला जब हम करते हैं ना। अब क्रिएटिविटी के भी दो पक्ष होते हैं बेसिक। एक होता है किसी चीज का सौंदर्य, जैसे कोई चित्र हम बना रहे हैं तो उसकी हो सकता है व्यवसायिक सौंदर्य उसका हो, मतलब ठीक है ना, कोई इमारत बना रहे हैं उसका एक सौंदर्य वाला पहलू होता है। तो जब भी हम कला की बात करते हैं हम, तो कला यानी सृजन, और दो तरह से इसको देखते हैं हम, सौंदर्य बोध के सेंस में भी लेते हैं इसे हम, और उपयोगिता के सेंस में भी लेते हैं। जैसे कपड़े जो बनाए जाते हैं ये भी तो आर्ट है भाई, इतने सारे डिजाइनर इसमें काम करते हैं, कंपनियां बनाती हैं अलग अलग फिटिंग के कपड़े, है ना, अच्छा दिखे। आप देखोगे स्पेसिफिक बहुत सारे डिजाइनर मतलब काम कर रहे होते हैं ना, उसकी उपयोगिता भी है, व्यवसायिक महत्व भी है उसका, है ना। तो सौंदर्य बोध के लिए भी होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, कला यानी सृजन, सौंदर्य बोध भी है और उपयोगिता भी। कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, सामान्यतः जब इस वर्ड को लेते हैं हम। तो जो हमने लास्ट में आपको बताया, शिल्प, नृत्य, संगीत, इसमें बहुत ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। बस 2-3 लाइन में बता देना कि ये सब चीजें भी थी, केवल हड़प्पा की बात नहीं कर रहे, आगे भी टॉपिक आएंगे भी। तो आंसर में क्या होता है कि हम जितना ज्यादा, जैसे हमसे पूछा गया कला के बारे में बताओ, तो जितना ज्यादा आयामों को बता सकते हैं बताएं हम। तो ये दूसरा हो गया आपका। अब तीसरा इसमें क्या, जैसे कोई ये काल जाना जाता है, जैसे हड़प्पा अपने स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, मौर्य काल अपने स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, मौर्यों के बाद का जो अगला काल होगा मौर्योत्तर काल, वो मूर्ति कला के लिए जाना जाता है खास करके। गुप्तों का काल भी स्थापत्य के लिए जाना जाता है, मंदिर स्थापत्य के लिए जाना जाता है, और भी चीजें होती हैं। हर काल का एक खास किस्म का डेवलपमेंट है जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, उस पे भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे टाउन प्लानिंग पे स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखे जरा यहां पे आप, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजन एवं संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किया है? वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किया है, इनपुट। चर्चा कीजिए। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा गया था प्रश्न, जो कि टाउन प्लानिंग और कल्चर पे बेस्ड था, हड़प्पा पे। 2014-15 में कभी पूछा गया है, एक बार आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, है ना। पढ़ते हैं दोबारा हम लोग एक बार। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजन, टाउन प्लानिंग एवं संस्कृति। टाउन प्लानिंग भी संस्कृति का पार्ट है, बट अलग से पूछने का मतलब क्या, टाउन प्लानिंग को अलग महत्व, बाकी संस्कृति को अलग महत्व। ये अपना कॉल होता है, पढ़ लिया हमने भाई किसको कितना महत्व। ठीक है, कभी 50-50 हो जाएगा, मतलब कोई नाप पैमाना लेके नहीं नाप पाओगे आप। बस आप सोचो मुझे बता देना है उसको, ठीक से बस समझ लेना है क्वेश्चन, और कुछ भी मत लेके चलना कि हम इसको इतना वेटेज दे रहे हैं, इतना कोई बैठ के नहीं बैठा होता तराजू लेकर के वहां। क्योंकि ये ना, आप जैसे जैसे मेच्योर होंगे ना, वैसे वैसे इन चीजों पे सोचते हैं। जब आप पढ़ाई से ऊपर उठेंगे ना, मतलब कहने का मतलब पढ़ने की चिंता ज्यादा नहीं रहेगी कि क्या पढ़ना है,
प्लानिंग रहता है ना, केवल अब राइटिंग करें तो क्या करें इसमें हम, जब वो लेवल आता है, फुर्सत के पल आते हैं ना तैयारी में, तब आप ये सब पे ध्यान देते रहते हैं आप। अभी तो हमारा आधार बेस फाउंडेशन मजबूत करने का पल है, जिसमें हमें मुख्य मांगों को बता देना और ध्यान रख लेना। मैं कहता हूं ना, जो बातें हो गई तो 70-80% तैयारी आपकी हो गई। अब क्या कह रहे हैं, नगरीय आयोजन एवं संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को इनपुट, निवेश, यानी एक तरह से हड़प्पाई नगरीकरण और संस्कृति से, ठीक है, आज का जो नगरीकरण है, ठीक है, उसने क्या लिया है, ठीक है, या उसके प्रभावों को हम कैसे देख सकते हैं। हम ये दावे से कह नहीं सकते ना कि हड़प्पाई ही प्रभाव है, लेकिन जब क्वेश्चन कह रहा है तो हड़प्पाई नगरीकरण एवं संस्कृति, तो नगरीकरण जैसे हमने नगर आयोजन, टाउन प्लानिंग, नगरीकरण नहीं, तो टाउन प्लानिंग के कुछ फीचर की बात कर ले हम लोग, जो हमने पढ़ा अभी तक। मान जैसे आप देखोगे कि भाई पूरा का पूरा शहर ही नियोजित तरीके से प्लान वे में बसाया जा रहा है। एक, मकानों की बनावट को देखें हम। दो, जल निकासी व्यवस्था को देखें हम। तीन, ठीक है, और साफ सफाई की व्यवस्था देखें हम। चार, जिस तरह से बसावट है शासक वर्ग के लिए अलग और आम लोगों के लिए अलग। पांच, ठीक है, एक एक हो गई इस तरह की बात, मतलब मोटे तौर पे, है ना। कोई भी इसमें से 2-3 बार ध्यान तो आ ही जाएगी काम पे जब हम लिख रहे हैं तो हम। इसके अलावा संस्कृति की बात करें हम, वो चीजें जो आज हमारे शहरीकरण में हमें, तो हम देख सकते हैं कि भाई आज जो एक विविधता युक्त समाज है हमारे, ठीक है ना, जो शांति प्रिय समाज है हमारा, जो सहिष्णु समाज है हमारा, हम सोसाइटी से हमने कुछ पॉइंट निकाल लिया हमने, ठीक है। और आप देखोगे शहर जो होते हैं गैर कृषि कार्यों वाली गतिविधियों में होते हैं। आप अर्थव्यवस्था से कुछ पॉइंट हमने लिखा लिया कि आज भी शहर जो होते हैं वो मतलब शिल्प एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में, और शहर जो होते हैं वो कुछ कलात्मक गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं। मतलब आपको लगा कि भाई इसको बनते हैं मूर्ति कला चित्रकला के लिए, तो पॉइंट लो, नहीं बनते तो जबरदस्ती मत करो आप। समझ में आ रही है बात। हम हर सेगमेंट पे एक बार सोच लेंगे कि यहां की कोई चीज हमें दिख रही है क्या। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। जब हम कुछ सर्च करते हैं तो मोबाइल प्रोसेस करता है ना, उसको प्रोसेस करके हमारे सामने लाता है। क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन को हमने, ठीक है भाई, नगरीय आयोजन एवं संस्कृति ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आज हमारे शहरी जीवन में, नगरीकरण में हम, और भी सब्जेक्टिव है ना, और पॉइंट्स हो सकते हैं। हमने 7-8 पॉइंट्स बताए। मैं आपको कहता भी आ रहा हूं बार बार कि वहां पे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो 4-5 पॉइंट्स भी सही दिशा में हिट हो गया ना, तो 4 से 8 पॉइंट्स, मतलब एक मिनिमम मैं मान के चलता हूं 4 पॉइंट किसी क्वेश्चन में हो, 8 या उससे अधिक पॉइंट ले जाइए तो बहुत अच्छी बात है। ये भी मेरा अपना आइडिया, मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कहता हूं कि 4 बातें ठीक से बता पा रहे हो क्या आप, 2 इधर से 2 इधर से। समझ में आ रही बात। क्योंकि एक बार ट्रैक हम ठीक से बताने लगते हैं ना, तो हम जब सोचते हैं, अभ्यास करते हैं, तो और चीजें निकलने लगती हैं। इसलिए मैं हमेशा एक रेखा खींचता हूं कि 4 से 8 पॉइंट के बीच में आप, कोई आइडियल नहीं होता है ये, बट ये मुझे पता है कि 4 पॉइंट्स भी वहां ठीक से सही दिशा में लिखना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सवाल यूपीएससी में पूछा। आप देखो इसमें भी थोड़ा एप्लीकेशन जैसे उन्होंने दे दिया। अब इसको कोई भी जो आर एस शर्मा की किताब पढ़ के जाए, छठी वाली एनसीईआरटी पढ़ के जाए, और सोचने वाले स्टूडेंट होगा तो वो भी लिख देगा। इसके लिए वो टेक्निकल ज्ञान की जरूरत नहीं है। 2 तरह से प्रश्न पूछे गए हैं कल्चर में। एक, जहां कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, हम जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि नहीं बहुत ज्यादा ना भी पता हो तो आप लिख देंगे, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं उसको तो आप लिख सकते हैं। तो एक बार तो पढ़ना है ही ना, समझने के बाद ही तो ये कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब ज्यादा पढ़ने के लिए दिमाग लगा के लिखना था इसमें। समझ में आ रही बात सभी को ना। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा अभी, एक और क्वेश्चन लिखे आप, हड़प्पा पे ही पूछा गया।
भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं मेसोपोटामिया एवं ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं, प्रिजर्व की गई हैं। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अब एक बार फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं हम लोग। ये भी यूपीएससी में ही पूछा गया है, 13 के बाद ही कभी 16, 17, 18 में देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन है भारत की प्राचीन सभ्यता। तो अभी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। क्लियर सभी को ना? प्राचीन सभ्यता वही है हमारी। मिस्र, मेसोपोटामिया एवं ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है। मिस्र और मेसोपोटामिया को समकालीन और ग्रीस की सभ्यता को थोड़ा कनिष्ठ समकालीन। बट हमारे सिलेबस में भारतीय संस्कृति को पढ़ने के लिए कहा गया, मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस नहीं। इसलिए बिल्कुल घबराहट नहीं कि क्या पूछ बैठा ये। ठीक है, समझ में आ रही बात सभी को ना? कुछ पूछा भी तो उसे लोड नहीं लेना है, कोई पढ़ के नहीं जा रहा है। मतलब इशू वहां है जो हमें करना है, जो हम नहीं कर सकते उसके लिए थोड़ा भी मन में नहीं लाना है। इस बात में भिन्न है, कह रहे कि उनसे हमारी सभ्यता इस बात में भिन्न है। पूछ भी नहीं रहा बहुत कुछ, उनकी सभ्यता रही कि नहीं रही पता नहीं, तो कह रहा है कि भाई इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं, यानी हमारी सभ्यता की परंपराएं, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारी सभ्यता की परंपराएं भंग हुए बिना आज भी मौजूद। ठीक है भाई, कौन कौन सी परंपराएं आज हमारे जीवन में मौजूद हैं। फिर एक बार हम क्या करेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हमेशा स्टेप पे चलिएगा, तुरंत नहीं। अच्छा हम लेते हैं भाई, चलो कला वाले पक्ष में या धर्म उठाते हैं, कोई भी एक उठा लिया हमने, मान लो कला ले लिया हमने। ठीक है, तो कला की कौन कौन सी परंपरा, जैसे स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराएं आज अपने जीवन में हम देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो नियोजित शहर हो गए, साफ सफाई की व्यवस्था, जो वही बात दोबारा हमने बताई आपको, उसमें से कोई 2-4 बातें आ गई। मूर्ति कला की कौन कौन सी परंपरा है, हम मिट्टी की मूर्तियां हमने क्या क्या हर युगों में मौजूद है ना, कह सकते हैं हम। पत्थर और धातु की जो मूर्तियां बनती हैं वो भी आज बनती हैं, और एक तो द्रव मोम विधि तो आज भी प्रचलित है। इसमें क्या ना, बहुत सारी बातें हो जाएंगी कहने के लिए आपके पास, ये सब डिसाइड, जैसे बहुत सारे जब पॉइंट्स आ गए आपके पास कहने के लिए, तो टाइम भी कम होता है, तो सारी बात तो कह नहीं पाते हैं हम। तो पहली बार में हमें याद हो और हम समझ लें कि हमें क्या लिखना है, चाहे जितना लिख रहे हैं कोई बात नहीं। वो चीज कब ठीक होगा, जब आप पढ़ाई से, इस रेगुलर इस एक्टिविटी से मुक्त होकर के आप केवल राइटिंग वगैरह के लिए आप प्लान करेंगे। आप परेशान कब हो जाते हैं, जब सारी चीजों को एक साथ हम दुरुस्त करने में, फीडबैक वगैरह आपको आते होंगे, असाइनमेंट वगैरह में आप परेशान होते होंगे आप। ठीक है, मैं शुरू से आपको समझा रहा हूं कि फीडबैक आने दीजिए, आप ये ध्यान रखिए आपने क्वेश्चन को समझा कि नहीं, और क्वेश्चन की दिशा में आपने लिखा या नहीं।
बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे ठीक होंगी। और हमने ये बताया था कोशिश करिएगा धीरे धीरे, अब आप चूंकि अब पुराने स्टूडेंट भी हो रहे हैं, अब आप 12 से 15 मिनट में जो असाइनमेंट हो उसको लिख लिया करिए आप। 12 मिनट तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 15 मिनट भी चलेगा, 14 मिनट, चाहे जितना पढ़ना हो आपको, है ना, कोशिश कीजिए आप। फीडबैक केवल मुख्य मांग पे ध्यान रखिए आप, ठीक है। बाकी चीजें ऑटोमेटिक तब होगी ना जब आपको, जैसे आज पढ़ा दिया छोड़ दिया, चलो आज छुट्टी हो गई, पढ़ के आओ, कल हड़प्पा पे टेस्ट होगा, पासाना और हड़प्पा पे टेस्ट है, फिर 2 टॉपिक पढ़ा दिया, जाओ 2 दिन की छुट्टी है, पढ़ के आओ। तब 2 दिन पूरा चिंतन कर रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, तो आप किसी चीजों का क्रिएट कर सकते हैं आप। अभी हम खत्म करते अगले टॉपिक पे आ जाएंगे हम। तो सीमाओं को थोड़ा समझिएगा, समझने से ना रास्ता साफ रहता है। आप समझते जाइए क्लैरिटी के साथ कि क्या क्या करना है मुझे, अभी क्या करना है मुझे, अभी चीजों को ध्यान रखना है और सही दिशा में लिखने की आदत। जो जितना बेहतर करे उसके लिए रोका तो नहीं जा रहा है आपको, बट घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। अब अगले टॉपिक आते पुराना टॉपिक छूट जाएगा, आप उस पर पढ़ो, चिंतन करो, 2 4 5 तरह के प्रश्नों को लिखो। अब ये आदर्श अवस्था है ना तैयारी की, ये आश्रम वाला तरीका हो गया। आश्रम तो है नहीं यहाँ पे आपकी भाई, मतलब ये आदर्श अवस्था है। चलो इतना पढ़ लिया ना, अब 3 दिन की छुट्टी हो गई, अब आप 4 दिन पढ़ के आइए पूरे मॉडर्न इंडिया, अब टेस्ट होगा, फिर डिस्कशन होगा। दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, 2 दिन फिर छुट्टी हुई, आप पढ़ के आइए, फिर टेस्ट होगा आपका। तो तब एक पूर्णता पे, अच्छा ठीक है अब मास्टरी हमारी इस पे अब महसूस हो रही है हमें। वो कहाँ होता है क्या? तो कैसे आप सोचोगे कि मतलब सारी चीजें एक साथ हम, आप तो बहुत कुछ सीख लेते हो। सौरभ बैठा हुआ है और बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, मतलब ये लोग भी थोड़ा आपसे सीनियर वाली परंपरा में है, उतना भी सीनियर नहीं है, मतलब है, ठीक है ना। मैं ठीक ठाक वही सीनियर हो गया, मतलब एक पूरा चेंज, एक 15 साल का गैप अपने आप में बड़ा गैप होता है, पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, मतलब एक ह्यूज गैप है। शुरू के 2 4 6 महीने साल भर में कोई भी ऐसा नहीं जितना आप लोग लर्न कर लेते हैं आप। हमें तो साल 2 साल लग जाते थे एक पहले स्टार्ट करने में, मुहूर्त बनता था कि अच्छा पढ़ना। अभी पहले कोई सीनियर कहता था पढ़ के आओ ना, पहले तुम पढ़ी किताब नहीं पढ़ी, कुछ पूछ ऐसा दिया जो भाई मैच्योर होते तो कुछ ऐसा पूछ दिया, नहीं बता भेजा, फिर से पढ़ के आओ एनसीईआरटी तुम। सीनियर ने कह दिया, कोचिंग तो कुछ ऐसी थी नहीं उस समय, जो थी साथ वाले सीनियर वाले एक आध 2 लोग शुरू कर रहे थे, जो आज मतलब दिखते हैं बड़ी कोचिंग के तौर पे वो लोग, ठीक है, मतलब है ना। तो वो सब सीनियर वीनियर थे हमारे यहाँ ड्यू के ही, मतलब तो शुरू ही कर रहे थे, तो मुझे पता भी था कि भाई क्या असलियत ताकत है क्या कमजोरी। तो ठीक है, अनुभवी बंदा होता तो कुछ पूछ लेता उससे, मतलब ऐसा रहता था, तो कोई कोचिंग वोचिंग कल्चर था नहीं। तो टाइम लगता ही है। ये प्रोसेस में हमने लर्न किया कि आप बहुत चीजों को सीखेंगे ना तो दिक्कत होती है। आप सब समझते जाइए, हर समझ को लिखते चलिए कि हाँ यहाँ ये बात बताई गई, ये बात बताई गई। क्योंकि जब आपका टाइम आपके पास होगा तब आप और बेटर तरीके से उसको प्लान करेंगे। अभी शुरू में ही बता दिया, फिर बीच में क्या होगा, 5 7 दिनों के बाद फिर कभी आप दुविधा में आएंगे आप, ठीक है। एक बार आपको याद दिला देता हूं मैं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं मैं। क्लियर ना सभी को? इसी क्वेश्चन टॉपिक को मैं थोड़ा दोबारा घुमाता हूं। सिलेबस में क्या कहा गया है? प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक संस्कृति एवं विरासत। हमने क्या कहा था आपको कि आप टॉपिक पढ़ते जाइए, हर टॉपिक की विरासत को बस रुक के देखना है हमें कि हड़प्पा की कौन कौन सी चीजें बाद के कालों में या आज तक भी हमें दिखाई पड़ रही हैं। क्लियर सभी को? जैसे मान लो हमने कहा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, जैसे हड़प्पा के हम आर्थिक पहलू की बात करें, हम कौन कौन सी चीजें हमें, मतलब हम कह सकते हैं आज के संदर्भ में भी फसलों का जो ज्ञान है वो है ही, आज भी चला आ रहा है, मतलब मोटे तौर पे बहुत सारे शिल्पों का जो ज्ञान आप देखोगे, परिवहन के जो कुछ तौर तरीके हैं वो भी चले आ रहे हैं, शहरीकरण की वो सारी विशेषताएं आज भी आपको जीवन में दिख सकती हैं, है ना। एक बात कह रहे हैं, सामाजिक तौर पे आप देखोगे समाज में जो अलग अलग वर्ग होते हैं और विभिन्न वर्गों में भेदभाव की संभावनाएं जो हमें दिखाई पड़ती है, भेदभाव, ठीक है, ये देख सकते हैं हम, है ना। शाकाहार मांसाहार का जो प्रचलन होता है, वैज्ञानिक
शिक्षा जैसी जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है समाज में, ठीक है, और सहिष्णुता और इस तरह की बातें जो हम, ठीक है, कुछ बातें हमने ले ली है ना। धर्म के कई सारे पहलू को उठा सकते हैं हम, प्रकृति पूजा, या ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कभी भी तो क्लियर, शुरू में ही क्लियर है तो देवी देवताओं की आराधना की, मतलब वो हिंदू धर्म ही था, ये तो कह नहीं सकते ना हम। विशेषताएं मिलती हैं, इसलिए मैंने लिखाया था आपको, ठीक है। अग्नि को महत्व देना, अंतिम संस्कार की बहुत सारी विशेषताएं, नियोजन में उठा के देख लो आप, मूर्ति कला में, चित्रकला में, यानी आप बस सारे सेगमेंट को रख लो कि कौन कौन सी चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं। क्लियर सभी को ना? तो इसको हम कहते हैं हड़प्पाई विरासत, ठीक है। अब एंशिएंट हिस्ट्री के हर काल का, जैसे वैदिक काल अभी हम पढ़ लेंगे हम, तो वैदिक कालीन विरासत, मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्यकालीन विरासत, सबको जमा कर देंगे तो प्राचीन भारतीय विरासत, प्राचीन भारत की धार्मिक विरासत, प्राचीन भारत की कलात्मक विरासत। तो ऐसे करके ना धीरे धीरे इसकी भी कैटेगरी बढ़ती चली जाती है। तो अलग से कुछ नहीं विरासत को तैयार करना होता है, जो हम पढ़ते जाते हैं बस उसको ध्यान रखना है, उसी जानकारी को हमें विरासत में बस यूज करना कि कौन सी चीजें जो हमें बाद के कालों में दिखेंगी तो बाद के कालों में उसे हम लेंगे हम, ठीक है, जो हमें बाद के कालों में दिखेंगी। और आज हमारे जीवन में कहां है हड़प्पा, उस समय जो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, आज जो पक्की ईंटें एक ही आकार की हैं। किताब वगैरह पढ़ोगे आप देखोगे तो ये सब बातें, किसी न किसी रूप में कला चलती रही, वो ज्ञान, ठीक है, साक्ष्य में मिले या ना मिले, पतन हो गया हो बेशक सभ्यता का, बट फिर वैसा ही आकार क्यों आगे चल करके? पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान कहीं ना कहीं साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं ना हमें, किसी न किसी रूप में प्रभावित होता होगा। जब फिर पक्की ईंट बनने लगे तो फिर उसी तरह की ईंटों के आकार मिलने लगे हमें। समझ में आ रही बात सभी को? तो मुख्य परीक्षा में क्या आपका हाईलाइटेड है? संस्कृति एवं विरासत, ठीक है। तो एक एक टॉपिक में, और हमने क्या बताया था, आर्कियोलॉजी की भाषा में जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो सब संस्कृति का पार्ट होता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में भी, आर्कियोलॉजी में भी हमने चलते चलते आपको ये बताया था, यानी जो चीजें मिल रही हैं सब संस्कृति का पार्ट है हमारा, ठीक है। तो अभी आप सिंपल जो क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के हैं मेंस के, संस्कृति पे कैसे लिखना पड़ सकता है, विरासत पे कैसे लिखना पड़ सकता है, कला पे कोई प्रश्न आ जाए, नगर नियोजन पे आ जाए, जैसे हड़प्पाई नगर नियोजन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताया, मान लीजिए मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया, ये हमारा लेवल 1 है, जो आप इसी जानकारी के आधार पे आपको कोई भी राइटिंग करनी है, बिल्कुल मॉडर्न वाला ही पैटर्न है। टॉपिक पढ़ लिया, अब यूज करने वाली बात है हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज अलग से जानकारी कुछ नहीं होती इतिहास में, उन्हीं बातों को हमें यूज करना होता है राइटिंग में। एक क्वेश्चन पाषाण काल पे भी पूछा है, लेकिन वो केवल पाषाण काल पे नहीं है, कल आप में से कोई पूछ भी रहा था हमसे, है ना, क्लास के बाद आप पूछ रहे थे ना, यस, क्या नाम है आपका? हिमांशु पूछ रहे थे कल हमसे, है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, केवल आप सुन लीजिए ध्यान से आप, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं आप, ठीक है, लिख लीजिए आप। यूपीएससी में ही पूछा गया है, ठीक है आप, कि भारत की मध्य पाषाण शैल कला शैल कला यानी रॉक आर्ट, ठीक है, भारत की मध्य पाषाण, पूरा पाषाण नहीं, नव पाषाण नहीं, मध्य पाषाण शैल कला, ठीक है, न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को, बल्कि आधुनिक चित्रकला से
बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय, कंपेयर के सेंस में तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को प्रतिबिंबित करती है। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। इस कथन का ठीक है, समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब जरा एक बार हम इसको फिर दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ूंगा ना, क्वेश्चन आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इस योग्य बनना है कि आप पढ़ें और पकड़े उसको। एग्जामिनेशन हॉल में ड्यूटी मेरी लग गई तो कोई बात ही नहीं है, मतलब ठीक है, बस मुझे पढ़ देना केवल एक बार, ठीक है ना। देखो ये इसको ऐसे पढ़ना है, ये समझ, आपको याद है मॉडर्न इंडिया में मैंने क्या समझाया था? क्वेश्चन को बस सरल करना सीखिए आप, और कुछ नहीं है तैयारी। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ऑप्शनल हो, हमेशा आत्मविश्वास रखिए कि इसका एक सरल वर्जन है, बस अभी हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है वो। कभी परेशानी हो तो ये मन में रखिएगा आप हमेशा, इसका एक सिंपल वर्जन है। अब आधा इसका पकड़ में आएगा, आधा नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कह रहा है वो। तो हम क्या कहते हैं, जितना पकड़ में आए उतना देखें पहले उसको हम। स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, घबराहट में, अच्छा ये क्या पूछ, दूसरा क्या पूछ दिया, नहीं, जो हमें आ रहा है उसको हम देखें। हम क्या है, देखो, भारत की मध्य पाषाण शैल कला, ठीक है, रॉक आर्ट का मतलब है मध्य पाषाण शैल कला। कला का मतलब हमने क्या बताया, चाहे वह स्थापत्य हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे शिल्प हो। मध्य पाषाण काल में शैल यानी पत्थरों की कला, रॉक आर्ट। या तो आपको पेंटिंग के एविडेंस मिलने हैं या पत्थर के उपकरण मिलने हैं, इसके अलावा कुछ मिलने से रहा आपको। ठीक है, तो वो जो चित्रकला मिल रही है हमें और पत्थरों के उपकरण मिल रहे हैं, उस काल की सांस्कृतिक जीवन को, तो पत्थरों के उपकरण और चित्रकला उस काल के सांस्कृतिक जीवन को समझने में एक तरह से मतलब, ठीक है। तो ये बात तो आप समझ में आ रही सभी को। पाषाण युगीन चित्रकला में जो यहां से साक्ष्य मिले हैं, इस दौर में पत्थरों के ये उपकरण मिले हैं, इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना। जो भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमने वहां जीवन यापन एवं संस्कृति आपको वो उसी के आधार पे बताया है मैंने, पत्थरों के उपकरण के आधार पे। वो पूरी बात हूबहू यहां पे रख देनी है आपको। दूसरा खंड क्या कह रहा है इसका, कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध, मतलब उसकी खास बात क्या है कि आधुनिक पेंटिंग से भी आप उसकी तुलना, बट समालोचनात्मक कह रहा है वो। हमने क्या बताया समालोचना में, आपको याद होगा मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में, कभी सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू को लेकर चलना है उसमें, ठीक है। तो थोड़ा हमको आधुनिक पेंटिंग के बारे में आइडिया हो जाए तब हम कुछ बात कर पाएंगे इसके बारे में। हम कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन यूपीएससी अधूरा पूछती है। जैसे क्वेश्चन अधूरा है, कैसे अधूरा है, मतलब मेरा ये कहना नहीं कि भाई एकदम से जो पूछ दिया भाई अब तो अनुशासन प्रिय लोग हम तो भाई उसको बताएंगे हम। आपने शैल कला कहा, तो शैल कला का मतलब, ठीक है, जो चित्रकला हो गई, क्योंकि रॉक पेंटिंग यदि इंग्लिश में आपने वर्ड यूज किया तब तो ठीक है। रॉक आर्ट आपने यूज किया तो उसमें पेंटिंग भी आ जाएगा, पत्थर के उपकरण भी आ जाएंगे। हम तो शब्दों से चलेंगे, ठीक है। और सांस्कृतिक जीवन को मतलब कैसे बता रहा है वो, ठीक है। फिर आपने केवल चित्रकला को तुलना करने के लिए कहा, ठीक है, केवल चित्रकला को। तो थोड़ा सा जैसे वाक्य को और पूरा कर देने से मतलब कभी कभी क्लैरिटी बन जाती है, बट पूछने वाला है वो कई बार जो क्वेश्चन बना रहा होता है वो अपने आप में बहुत आह्लादित हो जाते हैं,
भाई जानकार होते भाई हमने बनाया है कुछ क्वेश्चन, सब भेज दो, मतलब यूपीएससी में आया तो फिर बच्चों को भी समझ में आ कि कुछ पूछा है हमने, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मतलब जो तार और बहुत सारे प्रश्न में ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन स्टैंडर्ड तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब काफी योग्य लोग हैं और उसको तो सवाल ही नहीं उठा सकते हम लोग, ठीक है ना। बट कभी कभी कुछ अधूरापन सा रहता है क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा बहुत है वैसा, ठीक है, बट इट्स ओके। जो बात हमने पढ़ी उसको तो हम रख सकते हैं ना हम, यस। तो उसको पढ़ना और समझना, अच्छा ये कह रहा, बात करना होता है भाई, शैल कला यानी पत्थरों की कला, जहां ना समझ में थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लिया। हमने शुरू से कहा है आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेजी, पीटी और मेंस दोनों को पढ़ने की आदत डालिएगा। मुश्किल से 50-100 अंग्रेजी के शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, थोड़ा वो आपको हेल्प भी करेगा, मतलब वैसे अंग्रेजी भी रिच हो जाएगी उससे आपकी, कुछ शब्दों की संख्या बढ़ जाएंगे आपके, है ना। ठीक है, तो एक तरह से राउंड वन जो राइटिंग का है वो यहां पे अब रोक रहा हूं, हम लोग अब आगे सिलेबस को, अब समझ में आ गई बात ना। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है ना आपको, इन्फॉर्मेशन कैसे ध्यान रखने, पाषाण काल, हड़प्पा काल, बस पढ़ते जाओ, कॉपी को ध्यान रखते जाओ। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे कुछ कुछ नई जानकारी वगैरह आ गई, अपना थोड़ा बहुत एडिशन हो जाएगा आपका, बट इसको याद रखना है। अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग ताम्र पाषाण काल की बात करते हैं और फिर वैदिक साहित्य की बात करेंगे। लिखें आप जरा, ताम्र पाषाण संस्कृति। ठीक है, ताम्र पाषाण संस्कृति, चालकोलिथिक कल्चर। अब नाम जो ये दिया गया है, देखो ये भी आर्कियोलॉजी बेस है, सोर्स क्या होगा इसका भी पुरातत्व होगा। नाम से बहुत क्लियर है कि तांबे और पत्थर के उपयोग करने वाली संस्कृति। ठीक है, तांबे और पत्थर का उपयोग करने वाले लोग या उस संस्कृति के बारे में। ठीक है, तांबा और पत्थर में पत्थर ही ज्यादा होगा, तांबा कम, बट तांबे का प्रयोग शुरू है इसलिए इसे ताम्रपाषाण कहा गया। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं अभी आपको, थोड़ा एक आइडिया भी दे दूंगा मैं इसके बारे में आपको, है ना। लिखिए आप जरा, ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में पहला पॉइंट, लिखें, कालक्रम के अनुसार नवपाषाण काल के पश्चात कालक्रम के अनुसार नवपाषाण काल के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में ताम्रपाषाण संस्कृतियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, चूंकि नवपाषाण काल का विकास अलग अलग कालखंडों में हुआ, अतः ताम्रपाषाण संस्कृति के विकास में भी
ताम्रपाषाण संस्कृति के विकास में भी यह विविधता दिखाई पड़ती है। संस्कृति के विकास में भी यह विविधता दिखाई पड़ती है। अब इसको ऐसे समझिए, आपको याद होगा कि मेहरगढ़ में 7000 बीसी के आसपास नौपाषाण काल के साक्ष्य मिलने लगे, याद है ना सभी को? और वहां 3500 बीसी के आसपास तांबे के साक्ष्य मिलने लगेंगे, ठीक है। बट बिहार में 2000 बीसी के आसपास नौपाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे, और दक्षिण भारत में 2500 बीसी के आसपास नौपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये हमने एक आइडिया आपको दिया था उस समय कि इस वाले इलाके में 7000 6000 बीसी के आसपास, यूपी वाले इलाके में 5000 बीसी के आसपास, तो कहीं पे 2000 बीसी के आसपास, कहीं पे 2500 बीसी के आसपास। तो नौपाषाण काल के बाद वहां के जो लोग होते हैं धीरे धीरे जीवन को और उन्नत बनाने के लिए, ये भी एक गजब का चीज है कि अधिकांश क्षेत्रों में तांबे का ही प्रयोग पहली बार हुआ है मानव की विकास यात्रा में। ऐसा नहीं कि यहां के लोगों से तांबा का ज्ञान यहां पहुंचा होगा, अब एक अंतर आ जाएगा ना। तो यहां के लोग पहले तांबा का प्रयोग करेंगे, फिर यहां के लोग प्रयोग करेंगे, फिर ऐसे करके आपको संस्कृतियों का विकास, जैसे कोई यूनिफॉर्म कालखंड तो है नहीं नौपाषाण का, वैसे ही ताम्रपाषाण का भी कि नहीं यही होगा। एक समझने के लिए हो गया आपके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, इसमें बेसिकली समझना, इसमें और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, बस 10 मिनट का टॉपिक है ये, ठीक है। ये बात थोड़ी एक समझ रखनी है आपको कि हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, लिखें कि चूंकि उत्तर पश्चिम भारत में नौपाषाण संस्कृति का पहले विकास हुआ, अतः हड़प्पा पूर्व मतलब हड़प्पा कहने के मतलब परिपक्व हड़प्पा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 2600 से 1900 बीसी। अतः हड़प्पा पूर्व एक ताम्रपाषाण संस्कृति, हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण संस्कृति की जानकारी मिलती है। लिख लें आप 3500 से 2600 बीसी। एक रफ आइडिया है, ये सब समझा चुका हूं आपको मैं, कालखंड बदलते रहते हैं, ठीक है। इस वाले क्षेत्र, अब मान लो 3500 से 2600 बीसी के बीच में यहां तांबे के प्रयोग करने वाले लोग हैं, 9 साल का अनुमान लगा, 9 साल बहुत होता है, तब भी बाकी जगह नौपाषाण अभी आया नहीं है, है ना। तब तक हम क्या देखते हैं, यहां हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 बीसी। जब यहां हड़प्पा सभ्यता इस वाले फेज में है, तब हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में नौपाषाण संस्कृति। अब आप ऐसे सोचो कि एक तरफ एक शहरी सभ्यता है और एक तरफ नौपाषाण युगीन संस्कृति है, इनके बीच संबंध था या नहीं था कहना मुश्किल काम है। ये बात तो समझ में आ रही है यहां तक ना सभी को? समझ में आ रही सभी को ना? जैसे आप मान लो यहां पे 3500 से 2600 बीसी के बाद हड़प्पा सभ्यता आ गया, तो उसी के समकक्ष इधर कौन कौन लोग थे? तो ज्यादातर हिस्सों में नौपाषाण ही चल रहा था। यहां तक तो क्लियर है सभी को? जब हड़प्पा का पतन हो गया तो हड़प्पा के पतन के बाद हड़प्पा वाले क्षेत्रों में फिर एक ताम्रपाषाण संस्कृति दिखती है हमें।
शहरी सभ्यता गायब हो गई और तांबे के प्रयोग करने वाले ग्रामीण संस्कृति के लोग हैं। तो हड़प्पा के पतन के बाद ये संयोग ऐसा बैठता है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी हमें ताम्रपाषाण संस्कृति, जबकि वो विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो भारत में जो ज्यादातर ताम्रपाषाण संस्कृति आपको दिखेगी आर्कियोलॉजी की भाषा में, वो मोटे तौर पे 1900 से 1200 और 1000 बीसी के आसपास दिखेगी आपको। ठीक है, केवल अंडरस्टैंडिंग, ये पूछेगा कभी भी नहीं आपसे क्या है, बट चूंकि जब हम पढ़ते हैं ना थोड़ी भी समझ नहीं बनती तो ये हो क्या रहा है वाली बात हो जाती है। तो केवल समझाने के लिए बताया, ये सब अनुसंधान का विषय है। 5-7 महत्वपूर्ण तथ्य मैं अब लिखाऊंगा इससे जुड़े हुए, ठीक है ना, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। बट एक समझना कि ऐसा माना गया है। नवपाषाण काल की विशेषता याद है क्या सभी को? खेती याद है ना सभी को? पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, अस्थायी आवास, पॉलिशदार उपकरणों का उपयोग, पहिए का ज्ञान, ध्यान है मोटे तौर पे सारी बातें आपको, है ना, ये सब ठीक है। जब आपसे कहा जाए ताम्रपाषाण काल में लोगों का जीवन कैसा था, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस एक नया क्या था, तांबे का प्रयोग। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप कहीं भी पढ़ेंगे, आप तो कुछ भी पढ़ें, 10-20-30 पेज का भी पढ़ जाए चैप्टर, आप कुछ है नहीं आइडिया के बेसिस पे, इतना ही है। नवपाषाण काल के बाद जीवन में एकाएक तो जैसे नहीं हो जाएगा, जैसे मान लो अभी एक दौर में है, एकाएक पता चला कि हम मार्स पे पहुंच गए, ऐसा तो होगा नहीं भाई। यहां नवपाषाण है तो यहां अगला फेज आएगा विकास का, फिर अगला फेज आएगा विकास का। वही अस्थाई आवास और ग्रामीण संस्कृति जैसी चीज आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अगला इसमें लिख लें आप एक लाइन और, लिखें हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात हड़प्पाई अंचल में फिर एक बार नवपाषाण युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण कर लीजिएगा, फिर एक बार ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही 1900 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य 1900 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य देश के अलग अलग हिस्सों में भी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी को जरा एक बार हम जो बातें लिखा है इसको हम टेबल वाले फॉर्म में जरा एक बार देख लेते हैं हम क्या बताया हमने। वैसे हमने लिया, मान लो ताम्रपाषाण संस्कृति, ठीक है, एक हमने ले लिया हड़प्पाई क्षेत्र, ठीक है, मैं स्क्रीन पे शायद ना दिखूं, जो अपने ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, हरदेश, नीरज, पूजा, सोनम, है ना, गुड मॉर्निंग सभी को, और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें, है ना, ये समझ में आ रही सभी को? जैसे अब हम क्या देख रहे हैं, ताम्रपाषाण संस्कृति, आपको क्या ध्यान में रखना है, नवपाषाण वाली सारी विशेषताएं, बस तांबे का यूज, इतना ही कॉन्सेप्ट रखना है आपको। हड़प्पाई क्षेत्र में 2 फेज दिखेंगे आपको हड़प्पाई अंचल में, एक उसे हड़प्पा पूर्व कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 3500 से 2600 बीसी,
ठीक है, एक हड़प्पा पूर्व कहते हैं जो 3500 से 2600 बीसी। फिर क्या हमने बताया था, हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 बीसी आ गया। जब शहरी सभ्यता का पतन हो गया तो फिर शहरों के आसपास फिर एक ग्रामीण संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है, उसको भी हड़प्पोत्तर या उत्तर हड़प्पा या परवर्ती हड़प्पा, जो नाम ले दीजिए आप इसको, मतलब पोस्ट हड़प्पा बेसिकली कहा जाता है ना। तो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा यहां पे 1900 से 1200 बीसी के आसपास। ठीक है, हड़प्पाई क्षेत्र में 1900 से 1200 बीसी के आसपास दिखेगा आपको। क्योंकि भारत में उत्तर पश्चिम को छोड़ दे तो अधिकांशतः इलाकों में नवपाषाण काल मान के चलो 2000 बीसी के आसपास ही आ रहे मोटे तौर पे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसी समय आपको ताम्रपाषाण लोग दिखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा, क्षेत्र आधारित। ठीक है, दूसरा हम क्या देखते हैं, जैसे आहार संस्कृति। ठीक है, मैं भी बता रहा हूं, कैथा, मालवा, जोरवे, लिख लेंगे आप, आहार, कैथा, मालवा, जोरवे। कैथा, मालवा, जोरवे। आहार पड़ता है राजस्थान में, कैथा और मालवा पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश में, और जोरवे है महाराष्ट्र में। ठीक है, जोरवे है महाराष्ट्र में। यहां लिख लेंगे आप, मतलब इसके सामने कि 2100 बीसी से 1000 बीसी मोटे तौर पे इन सब के बारे में 2100 से 1000 बीसी के बीच में सब आ जाएंगे। मैं फिर बोल दे रहा हूं एक बार, आहार, कैथा, मालवा, जोरवे। ठीक है, अब आप ऐसे देखोगे, हड़प्पाई क्षेत्र में तो ग्रामीण लोग हैं ही। उसी समय राजस्थान के जो उदयपुर वगैरह ये सब इलाका है, इसके आसपास आप देखोगे एक आहार गिलुंद संस्कृति। क्या? हाँ, कोई नहीं, नाम वैसे दिया हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में उसी अवधि के बीच में कैथा, मालवा संस्कृति, और बहुत बाद में, चूंकि चारों हमने क्रम से लिया है, आपको ये क्रम है, ये पुराना है, ये उसके बाद का है, ये मतलब थोड़ा अंतर है इनकी अवधि में, सबका अवधि हमें ध्यान रखना नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में जोरवे। ठीक है, महाराष्ट्र में इनाम गांव और ये सब जोरवे का जो इलाका है आपका। तो आपको ऐसे आप देखोगे क्या, महाराष्ट्र में, राजस्थान के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश में, जब हड़प्पा में ताम्रपाषाण संस्कृति है तो उस समय कुछ और संस्कृतियों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है, आप समझो एक तरह से ग्रामीण संस्कृति की जानकारी मिल रही है, वो नाम दिया गया उसे। ऐसे ही उत्तर भारत की बात करें हम लोग, गंगा घाटी में, मुख्यतः गंगा घाटी में, है ना, मुख्यतः गंगा घाटी में ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू लिख लें आप,
मुख्यतः गंगा घाटी में ओसीपी, बीआरडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, ये मिट्टी के बर्तन हैं। मान लो किसी एक जगह पे, ठीक है, कोई एक छोटा सा टीला जैसा मिल रहा है, वहां एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। 50 किलोमीटर दूरी पे फिर वैसे ही बर्तन, फिर वैसे ही बर्तन, और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जब काल निर्धारण से ये पता चला कि उसी दौर में, जब आप देखोगे उत्तर प्रदेश में या बिहार वाले इलाके में देखोगे आप, उसी दौर में खास किस्म के मिट्टी के बर्तन प्रयोग करने वालों की संस्कृति है। उसको नाम ही दे दिया गया ओसीपी कल्चर, बीआरडब्ल्यू कल्चर। ओसीपी का मतलब है गैर वर्णी मृद भांड मिट्टी के बर्तन, ऑर्चर्ड कलर पोट्री। बीआरडब्ल्यू हो गया ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री। पीजीडब्ल्यू हो गया पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री, चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है, केवल नाम आपको शॉर्ट में ही रखना है, पूरा भी नहीं ध्यान रखना है। मिट्टी के बर्तन पे आधारित संस्कृति, इसको ऐसे समझेंगे कि एक खाका में कि 2000 से 1000 बीसी के बीच में, बाकी सब डेट भूल जाओ आप, 2000 से 1000 बीसी के बीच में हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो ताम्रपाषाण संस्कृति मिलती है, उसको क्या नाम दिया गया है। एक छोटा सा लाइन इसे बना लें हम, इससे ज्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी, बाकी सब भूल जाओ जो बताया। ठीक है, वो एक अलग तरीके से, अलग मकसद से बता रहा था मैं आपको, ताकि वो इतिहास के क्रम को थोड़ा समझने में आपको हेल्प मिलेगा। बस सिंपल सा है, डेट वेट का कोई रोल है नहीं इसमें, मैं बार बार समझा रहा हूं। छोटा सा इधर उधर मतलब 1000 साल, 10,000 साल, 5,000 साल हो जाता है गणना में, ठीक है ना। तो डेट वगैरह का कोई बहुत रोल नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग का रोल है। अब आप सोचो, हड़प्पा के पतन के बाद उस क्षेत्र में ग्रामीण समाज के लोग, संयोग से उसी समकक्ष यूपी और बिहार में ग्रामीण समाज, जैसे ओसीपी बीआरडब्ल्यू कहा गया है, उसी दौरान राजस्थान में भी ग्रामीण समाज के लोग, महाराष्ट्र में भी ग्रामीण समाज के लोग, उसी दौरान दक्षिण भारत में भी ताम्रपाषाणिक लोग हैं, बट वहां कम समय के लिए। दक्षिण भारत में भी ताम्रपाषाणिक लोग हैं। तो पूरे भारत में आपको एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति दिखेगी 2000 से 1000 बीसी के। उसका कालखंड अलग अलग हो सकता है। कहीं पे भी जाओगे तो आप क्या सोचोगे, अच्छा खेती करने वाले हैं, ये पशुपालन वाले हैं, पत्थर का उपकरण है, तांबे का प्रयोग करते हैं, अस्थाई आवास है इनके पास, है ना। कहीं पे भी आप जाओगे तो क्या, सब नौपाषाण वाले फीचर को आपने ऐड करना है। इतनी बात तो समझ में आ गई सभी को। इससे कोई ऐसा क्वेश्चन, चूंकि इस पे शोध जारी है, बहुत बिखराव है इसमें। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो छठी वाली एनसीईआरटी की बात करें हम, उसमें आप कभी पढ़ोगे, आप देखोगे उसमें एक इनाम गांव का जिक्र किया गया है। ठीक है, उसमें खास तरह की कब्र की बात की जा रही है। 5 कमरे का एक मकान है और बीच में आंगन में एक व्यक्ति को पैर मोड़ करके दफना दिया गया है, ठीक है ना। दफनाया जाता तो सिर उत्तर की तरफ होते थे, और इनाम गांव की बहुत सारी चर्चा है। वो बेसिकली ताम्रपाषाण के रेफरेंस में ही वो आ रहा है। ठीक है, ताम्रपाषाण के रेफरेंस में ही बेसिकली वो आ रहा है, बस वो एक जिक्र किया गया है। आर एस शर्मा पूरे एक 12-14 पेज का एक पूरा चैप्टर लिखते हैं, जो आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे। अब नहीं होगे, कम से कम आप समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है इसमें। उतना इंपॉर्टेंट होता तो मैं भी आपको बहुत सारी बातें बताता, लिखाता, बट ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। कुछ कुछ काम की बातें इसमें हम लोग, एक क्या हो सकता है, जैसे ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का क्रम है, नाम या क्षेत्र आधारित, तो कभी हो सकता है क्रम पूछ ले आपसे। ये मिट्टी के बर्तन आधारित संस्कृतियों का क्रम पूछा गया है ऑप्शनल में। जब ऑप्शनल हुआ करता था यूपीएससी में, तब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी, ये सबसे पहला लेवल का क्वेश्चन होता है। तो इस टॉपिक का जो सबसे लेवल 1 होता है ऑब्जेक्टिव में, वही करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी पूछा जा चुका। तो पहले इस तरह की संस्कृति वाले लोग थे, फिर ये संस्कृति वाले लोग थे, फिर ये संस्कृति वाले लोग थे। इन सबका भी कालखंड में अंतर दिया हुआ है, क्रम है ये। तो यहां लिखने का ये मकसद है, क्रम है ये। ठीक है, आप को एक्स्ट्रा कोई रीडिंग नहीं करनी है इसके लिए। कुछ इंफॉर्मेशन अभी आप लिख लीजिए, आप नोट करके।
नोट करके पहला पॉइंट लिखें, हड़प्पाई क्षेत्र में हड़प्पा एवं ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में अंतर। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन पीटी में आ सकता है जैसे हड़प्पा के पतन के बाद जो ग्रामीण संस्कृतियां आई तो दोनों में क्या अंतर, या हड़प्पा से पहले जो वहां उस क्षेत्र में संस्कृति थी और हड़प्पा में क्या अंतर, क्योंकि हड़प्पा शहरी है तो इस पे क्वेश्चन कभी फ्रेम हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। इसी में 4-5 बातें लिख लें अब अंतर में। आप पहला कि शहरीकरण के तत्व नहीं, शहरीकरण के तत्व नहीं जो ग्राम संस्कृति उसमें शहरीकरण के तत्व हड़प्पा में मिलेंगे आपको, यहां तो मिलेंगे नहीं आपको। इसी में लिखें आप, सुदूर व्यापार के साक्ष्य नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप, पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं, ठीक है। लिपि का साक्ष्य नहीं,